DSCJ रेडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमलजीत कौर आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। सबसे पहले अपनी ज्योग्राफी की बुक का पेज नंबर 20 निकालिए जिसमें लेसन नंबर 4 होगा एयर, और हाथ में एक कॉपी पेन भी चाहिए। एयर यानी कि हवा, और बिना एयर के जीना नामुमकिन है, और अगर हवा ही नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे। जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट और एक्सरसाइजेस। पिछले लेसन में बच्चों हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आसपास क्या है, हमारी धरती के आसपास क्या है। हमारी धरती के आसपास, हमारी धरती को चारों तरफ से एटमॉस्फेयर ने घेरा हुआ है। एटमॉस्फेयर हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमें सूरज की गर्मी से बचाता है। अगर ये प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे पास ना हो तो सूरज की तेज रोशनी से, सूरज की गर्मी से हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे दिन के दौरान, और रात को जो हमारी धरती है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। तो ये जो मास ऑफ एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसने हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है रहने के लायक बनाया है। और आपको एक और बात बताऊं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर पे, वो एक ग्रीन हाउस क्रिएट करता है, और अगर ये ग्रीन हाउस ना हो तो हमारी धरती इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन जो फैक्ट्रीज से और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसकी वजह से जो है ये सारा टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है और एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से बर्फ जो है, जो बहुत ठंडे इलाके हैं जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, वो बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, और सी लेवल जो है ऊपर रेज हो गए हैं, और फ्लड्स चारों तरफ आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। आप ये फिगर से देखिए, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन गैस जो है 0.93% है, और बाकी अदर गैसेस जो है 0.04% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है। तो मेन कौन सी दो गैसेस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन जो है थोड़ी कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। हमारी जो एयर है इसमें टाइनी छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स भी मिलती हैं। सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। और प्लांट्स को नाइट्रोजन अपना जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, लेकिन वो डायरेक्ट उसको एयर से नहीं ले सकते हैं। तो वो कैसे लेते हैं, बैक्टीरिया जो सॉइल और प्लांट्स के रूट में होता है, वो एयर से नाइट्रोजन लेके एयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है ताकि प्लांट्स उसे यूज कर पाए। नाइट्रोजन, जैसा आपको मैंने बताया, 78% जो है नाइट्रोजन है। ये प्लेंटिफुल गैस है एयर में, प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और जो बैक्टीरिया मैंने बताया, वो सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को एयर से लेता है और उसका फॉर्म चेंज करता है, जो कि प्लांट्स के काम आ सकता है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 21%। ये सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और उसको रिलीज करते हैं एयर में, जिसे हम इनहेल करते हैं। और अगर हम पेड़ों को बहुत ज्यादा काट जाएं तो ये बैलेंस, ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ धरती बचाओ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना फूड, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और इस ऑक्सीजन को
हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इनहेल करते हैं और हम लोग क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है अगर हम बहुत ज़्यादा फ्यूल को जलाएं, कोल को जलाएं, ऑयल को जलाएं, जिसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से अर्थ का वेदर और क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और एक और बात मैं बताऊं कि जब एयर हीट अप हो जाती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है, बहुत लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जो ठंडी हवा है वो डेंस होती है, बहुत घनी होती है और वो हैवी होती है, इसलिए वो नीचे आ जाती है। और जब हॉट एयर ऊपर आती है तो आसपास की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है उस गैप को फिल अप करने के लिए। ये एयर सर्कुलेशन का प्रोसेस है। अब आती है बात स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ के सर्फेस से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये फिगर में आप देखिए, ट्रोपोस्फेयर जो है बिल्कुल हमारी धरती के ऊपर है, ठीक है। उसके बिल्कुल ऊपर है ओजोन लेयर। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। ये वो लेयर है जो सूरज की रोशनी को फिल्टर करके हमारी धरती पर लेके आता है। फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है वो धरती के ऊपर से 0 से लेके 10 किलोमीटर तक है। फिर 10 से 30 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, 30 से 50 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है, 50 से 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ सरफेस का और इसकी एवरेज हाइट जैसे मैंने बताई 0 से 10-12 किलोमीटर तक ये जाता है। हम जो एयर जो ब्रीथ करते हैं ये इस ट्रोपोस्फेयर में होती है। और जितने भी वेदर के फिनोमिनन है, रेनफॉल हो गई, फॉग हो गई, हेलस्टॉर्म, ये सारे इसी लेयर में अकर करते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जैसे पहले भी बताया ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है और ये 50 किलोमीटर तक जाता है। तो यहाँ पे कोई क्लाउड्स या कोई वेदर फिनोमिनन कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये एरोप्लेन्स के फ्लाई करने के लिए बहुत सूटेबल है। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है। ये कितना 80 किलोमीटर तक जाता है। इसका टेम्परेचर -130 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर तक जाता है और उसका टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आयनोस्फेयर इस थर्मोस्फेयर का पार्ट है और ये लेयर हमें क्या हेल्प देता है, ये रेडियो ट्रांसमिशन वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। एक्सोस्फेयर जो है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इसमें बहुत थिन एयर होती है और जो लाइट गैसेस हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी स्पेस में फ्लोट करती है यहाँ से। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं जितनी भी सैटेलाइट्स हैं हमारी ये जाके एक्सोस्फेयर में रुक जाती हैं। अब हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। कभी हम सुबह सो के उठते हैं तो ऊपर आसमान की तरफ देख के बोलते हैं कि आज बारिश होगी या आज धूप चढ़ेगी, आज कैसा मौसम होगा। जब वनडे क्रिकेट मैच चल रहा होता है तभी होता है आज कहीं मैच तो नहीं ड्रॉ हो जाएगा, कहीं बारिश की वजह से मैच तो नहीं खराब हो जाएगा। जिन लोगों ने टिकट्स खरीदी होती हैं मैच देखने के लिए तो उनको बड़ी दिमाग में टेंशन रहती है कि बारिश की वजह से ये हमारा मैच का शो जो है वो खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है वेदर। वेदर क्या है, आर टू आर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हर घंटे का, हर दिन का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है उसे हम कहते हैं वेदर।
अगर बहुत गर्म और बहुत ह्यूमिड वेदर हो तो वो हमें क्या करता है, गुस्सा चढ़ा देता है, इरिटेट करता है। लेकिन अगर प्लेजेंट और ब्रीजी वेदर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो उससे हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, वो हमें चेयरफुल बना देता है। तो वेदर जो है दिन ब दिन चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं आज धूप है तो कल भी धूप रहेगी, आज धूप है तो कल अचानक बारिश भी हो सकती है, कल बारिश है तो परसों धूप हो सकती है। इसलिए वेदर जो है कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है। अब है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है कि एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट हम जैसे कहते हैं 4 क्लाइमेट्स होते हैं। तो ये एक वेदर कंडीशन है कि हम कहते हैं ये गर्मी का मौसम है, ये सर्दी का मौसम है, ये बरसात का मौसम है, इसे हम कहते हैं क्लाइमेट। टेम्परेचर, जो आप डेली महसूस करते हैं कि आज गर्मी है, आज सर्दी है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है खाली दिन और रात के बीच में चेंज नहीं होता है, सीजन से सीजन में भी चेंज होता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है कि जो सोलर एनर्जी अर्थ की तरफ आती है उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। तो जैसे जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं वहां पे इंसोलेशन ज्यादा होता है, ज्यादा गर्मी होती है एज कंपेयर की जब इक्वेटर से हम दूर की तरफ पोल्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, वहां पे जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं। और अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज हो जाए तो वहां पे बहुत सारे क्रॉप्स नहीं लग पाते हैं। आपने देखा होगा सिटीज में टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू विलेजेस। क्यों? क्योंकि विलेजेस में ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, और सिटीज में क्या है, कंक्रीट और मेटल्स की बिल्डिंग्स हैं, रोड्स बनी हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं एनर्जी को ज्यादा अपने अंदर अब्सॉर्ब करती हैं और दिन को ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती हैं, और इस एनर्जी को ये रात को, इस हीट को रात को रिलीज करती हैं। इसकी वजह से सिटीज में दिन को टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है? डिग्री सेल्सियस। इसको इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने। और ये जैसे वाटर का जो सेल्सियस स्केल है, वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ्स सरफेस। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के लेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। एयर प्रेशर जो है सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। और जिन एरियाज में टेम्परेचर हाई होता है वहाँ एयर जल्दी हीट अप हो जाती है और राइज हो जाती है, और वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया जब एयर हीट अप हो जाती है तो वो लाइट वेट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाता है। और जिन एरिया में लोअर टेम्परेचर्स होता है वहाँ पे एयर जो है कोल्ड हो जाती है और वहाँ की एयर हैवी हो जाती है और वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। मून में आपको पता है बिल्कुल एयर नहीं है, इसलिए नो एयर प्रेशर। जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनना पड़ता है एयर से भरा हुआ। अगर वो नहीं पहनेंगे तो वो जो है मून में फ्लोट करते रहेंगे और उनके ब्लड वेसल्स जो हैं बर्स्ट भी हो सकते हैं, उनको ब्लीडिंग भी हो सकती है। विंड। What is wind? Wind is the movement of air from high pressure areas to low pressure areas. जो high pressure areas हैं वहां से जो air move होके low pressure areas में आती है उसे हम कहते हैं wind। और wind का नाम कैसे दिया जाता है? wind का नाम जिस डायरेक्शन से वो आती है, अगर west से आती है उसे हम westerly winds कहते हैं,
ईस्ट से आती है उसे हम ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं। विंड्स की 3 टाइप्स होती हैं, परमानेंट विंड्स जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज हैं, ये पूरा साल कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में आती हैं, इन्हें हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। सीजनल विंड्स हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, जैसे मानसून्स आते हैं इंडिया में। लोकल विंड्स होती हैं जो किसी दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम ब्लो करती हैं या ईयर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम ब्लो करती हैं, जैसे लैंड एंड सी ब्रीज। लोकल ड्राई विंड्स, जैसे नॉर्थ इंडिया में आपने समर्स में सुना होगा कि लू चल रही है। लू क्या होती है? हॉट विंड जो है सिर्फ समर्स में ही चलती है, ये लोकल विंड्स होती हैं। मॉइस्चर, जब वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से, वो वाटर वेपर बन जाता है। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये जाके एयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एयर हमारी जो है ह्यूमिड हो जाती है, इसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो जब एयर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर से फिलअप हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। जैसे जैसे वो एयर गर्म होती है उसकी कैपेसिटी जो वाटर वेपर को होल्ड करने की बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। जब ह्यूमिड होता है, जैसे बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तब हमारे जो कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं एज कम्पेयर की जब गर्मी होती है, जब मई जून का महीना होता है तब हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन जुलाई अगस्त में गर्मी भी बहुत होती है लेकिन हमारे कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो हमें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और जब वाटर वेपर और बढ़ते जाते हैं तो वो ठंडे होते जाते हैं और टाइनी ड्रॉप, छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और ऐसे इकट्ठे होते होते वो क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं, तब वो नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। कैसे नीचे आते हैं? ये बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। और प्लांट्स जो है इस वाटर को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन अगर हिल साइड्स में ट्रीज को हम काट लें तो जो रेन वाटर माउंटेन्स पे पड़ता है वो बह के सॉइल को भी सारा बहा के नीचे ले जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं। रेनफॉल को 3 तरह से डिफाइन किया गया है: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। साइक्लोनिक हो गया जब कोल्ड एयर, वार्म एयर जो है लाइट होकर ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर नीचे आके अपनी जगह को ऑक्यूपाई करना चाहती है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। फिर आ गया रिलीफ एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल और फिर है कन्वेक्शनल रेनफॉल। और कौन से फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है? स्नो, स्लीट एंड हेल। रेनफॉल जो है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेश वाटर अर्थ को प्रोवाइड करती है। अगर रेनफॉल कम हो तो तब उस साल क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, ड्राउट्स हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तब फ्लड्स आ जाते हैं। अब मैं आपको साइक्लोन्स, नेचर्स फ्यूरी के बारे में कुछ बताती हूँ। नेचर्स फ्यूरी का मतलब है प्रकृति का आक्रोश, मतलब नेचर का गुस्सा। ओडिशा में 1999 में एक साइक्लोन आया था जिसमें नेचर ने अपना गुस्सा दिखाया। ओडिशा जो है आप जानते होंगे कि ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है और बे ऑफ बंगाल इसके पास में है। तो 17 और 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया जिसने ओडिशा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया। उसके बाद एक सुपर साइक्लोन 29 अक्टूबर को भी आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस स्टेट में। मेन डैमेजेस जो थे वो दे वर ड्यू टू 3 फैक्टर्स: विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज।
उसकी जो विंड्स थी जिनकी स्पीड थी 260 किलोमीटर्स पर आवर, वो 36 घंटों के लिए चली। तो आप सोचिए इतनी स्पीड में विंड्स और वो भी 36 आवर्स के लिए चल रही है तो वो कितना ज़्यादा नुकसान देंगी। इन हाई वेलोसिटी विंड्स ने क्या किया, इन्होंने जितने भी पेड़ पौधे थे उनको ज़मीन से उखाड़ दिया और जितने भी कच्चे हाउसेस थे उन सबको डैमेज कर दिया। बहुत सारे घरों की छतें उड़ गई, इंडस्ट्रियल शेड्स उड़ गए और बहुत सारे घर भी उड़ गए। पावर सप्लाई और टेलीकॉम लाइंस जो हैं वो भी बंद हो गई, टोटली बंद हो गई। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और 3 दिन के लिए कॉन्टीन्यूसली ये स्टेट जो है साइक्लोन के इन्फ्लुएंस में रहा। इस रेन की वजह से बहुत सारी जो मेन रिवर्स थी ओडिशा की उनमें फ्लड्स आ गए। इस विंड से टाइडल वेव्स हुई जो 20 किलोमीटर्स ज़मीन के अंदर तक आई और उनकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ कोस्टल एरियाज़ को। और ये जो 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स थी वो अचानक आई और उन्होंने जितने भी राइस के पैडी क्रॉप्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। तो इस साइक्लोन को ये एक डिप्रेशन था गल्फ ऑफ थाईलैंड के लिए और 25 अक्टूबर को ग्रेजुअली इसने दूसरी डायरेक्शन ले ली और ये नेचर ने अपना फ्यूरी दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया। बच्चे अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपने लोकल न्यूज़पेपर में से 10 दिन के लिए वेदर रिपोर्ट लिखनी है। पूरा न्यूज़पेपर आप देखिए, उसमें फर्स्ट पेज पे वेदर रिपोर्ट होती है। आप कोई भी लोकल न्यूज़पेपर ले सकते हैं। 10 दिन की जब आप वेदर रिपोर्ट उसमें से नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप जो भी चेंजेस हैं वेदर में आप उनको ऑब्जर्व करिए। ऐसे ही जब 10 डेज का हो जाएगा फिर आप नेक्स्ट 10 डेज का करिए। तो ऐसे ही जो आपका समर ब्रेक है आप पूरे ब्रेक का एक वेदर चार्ट बनाइए जिसमें आप ये नोट कर सकते हैं कि आपके वेदर में क्या क्या चेंजेस आए, टेम्परेचर कितना हाई गया और कितना लो गया। फिर आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताऊं कि अर्थ की जितनी भी सन की जितनी भी एनर्जी है, अर्थ उसमें से only 1 part of the 20 million parts of the sun's energy receive करता है। अगर हम सन की टोटल एनर्जी को 20 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका सिर्फ 1 पार्ट जो है वो अर्थ को मिलता है। इसके बाद जब मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एक थर्मोमीटर है। आप सबने इसका नाम तो सुना होगा। थर्मोमीटर क्या करता है, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। फिर है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। रेन गॉज, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वो मेजर करता है कि कितनी बारिश हुई है। फिर है विंड्स ऑफ रेनफॉल। आंसर है इसका द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज एयर प्रेशर। आंसर है एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface. The air pressure decreases as height increases and is the highest at the sea level. अब second question है टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पूछा गया है which of the following gases protects us from harmful sun rays। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। सही आंसर है ओजोन। सेकेंड पार्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, 3 ऑप्शंस हैं, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। तो इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर। थर्ड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। 3 ऑप्शंस हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। सही आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। फोर्थ पार्ट है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, उसके बाद 3 ऑप्शंस हैं, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स द सेम। तो आंसर है डिक्रीजेस।
फिफ्थ पार्ट है when precipitation comes down to the earth in the liquid form it is called, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, cloud, rain and snow। तो सही आंसर है रेन। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ट्रेड विंड्स, ये हम मैच करते हैं परमानेंट विंड्स के साथ। सेकेंड पार्ट है लू, लू इज अ लोकल विंड। थर्ड पार्ट है मॉनसून, तो मॉनसून इज अ सीजनल विंड। फोर्थ पार्ट है विंड, तो विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। अब फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजंस। फर्स्ट पार्ट है वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। गीले कपड़े ह्यूमिडिटी वाले दिन ज़्यादा टाइम सूखने में क्यों लगाते हैं? जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो इस मौसम में कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज मोर ऑन अ ह्यूमिड डे than on a sunny day, due to which the rate of evaporation decreases and air soaks in less water from the clothes. Second part है amount of insolation decreases from the equator towards poles. इसका हमें explanation देना है, reason देना है। तो reason है insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. Amount of insolation decreases from the equator towards poles because sun rays fall vertically on the equator and slant on the poles. तो बच्चे इसके साथ ये लेसन खत्म होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसमें हमने ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।